नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ये हमारी सीडीपी प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। दोस्तों अगर आपने ना देखा हो तो ज़रूर उन 8 प्रैक्टिस सेट को देख लें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सीडीपी में वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। चलिए दोस्तों, अधिक देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकल डेवलपमेंट, यानी निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। दोस्तों अब देखिए, शारीरिक विकास अगर है, शारीरिक विकास है तो वो शरीर से रिलेटेड होगा। किससे होगा? शरीर से रिलेटेड होगा। दोस्तों जो शरीर से रिलेटेड नहीं है उसे हम यहाँ पर गलत मतलब सही टिक करें, क्योंकि हमें जो गलत है वही बताना है। तो शारीरिक आकार व अनुपात ये तो बिल्कुल सही है। शारीरिक प्रणाली का कार्य बिल्कुल शरीर आया है। प्रतिबोधक एवं गतिक कौशल, देखिए ये शरीर से रिलेटेड है, यानी ये भी सही है। संवेगात्मक संप्रेक्षण में बदलाव, अब देखिए ये ऑप्शन जो है ये संवेगात्मक, यानी ये थोड़ा मतलब शरीर से रिलेटेड नहीं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यानी यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, अब देखिए दोस्तों बच्चों के विकास का क्रम, देखिए क्या है? ऑप्शन है, जन्म के समय निश्चित हो जाता है। देखिए ये तो बिल्कुल निगेटिव बात है, बिल्कुल निगेटिव है कि जन्म समय निश्चित नहीं होता। पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है। यस, ये बिल्कुल पॉजिटिव बात कही गई है। एक समान और सभी संस्कृतियों में, देखिए एक समान जो वर्ड है हमारे विकास के लिए बिल्कुल निगेटिव, यानी ये बात तो बिल्कुल गलत है। पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि ये अव्यवस्थित, देखिए पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं है दोस्तों, इसलिए ये भी बात आप जब कथन पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव पॉइंट है कि पॉजिटिव है। आपको पॉजिटिव ही आंसर देना है। हो सकता है कई बार आपको 2 भी पॉजिटिव आंसर मिल जाए, तो जो ज़्यादा पॉजिटिव होगा वही हमारा आंसर होगा। इसलिए यहाँ पर हमने तीनों नेगेटिव पॉइंट पकड़ लिए हैं, तो चौथा आंसर जो बचा है यानी ऑप्शन नंबर 2, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एन इम्पॉर्टेंट प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, देखिए दोस्तों सामाजिकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था, देखिए ये हम लोग क्वेश्चन अब से कम 15 बार इसे सॉल्व कर चुके होंगे दोस्तों, और ये सीटेट का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन मान सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो प्राथमिक संस्था हम सभी जानते हैं कि परिवार प्राथमिक संस्था है, और इसके अलावा कुछ भी आ जाए वो आप द्वितीयक संस्था में लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो प्राथमिक संस्था पूछा गया, इसलिए परिवार इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चिल्ड्रन इन डैश स्टेज कैन रीजन हाइपोथेटिकली एंड डेवलप कंसर्न अराउंड सोशल इश्यूज, देखिए दोस्तों किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं, वह सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। अब देखिए दोस्तों हाइपोथेटिकल आ गया है, यानी कि अमूर्त चिंतन। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कि किस स्टेज में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। जीन पियाजे की पहली स्टेज है संवेदी चालक अवस्था। दोस्तों हम जानते हैं कि इस अवस्था में बच्चा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल करता है। सूक्ष्म गत्यात्मक यानी कि फाइन मोटर स्किल वो सीख जाता है, अपनी उंगलियों को चलाना, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें करने लगता है। पूर्व संग्रह में दोस्तों हम जानते हैं प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है। प्रतीकात्मक खेल जैसे कि लिक्का छिपी, ठीक है दोस्तों, तो प्रतीकात्मक खेल इसमें आ जाता है। तो ये इस स्टेज में मूर्त संक्रियात्मक मूर्त चीज़ें करने लगेगा, गणित के प्रश्न हल करने लगेगा, पर जो मूर्त चीज़ें हैं उसमें करता है, कल्पना इसमें नहीं कर सकता। तो इसमें दिया हाइपोथेटिकल, यानी कि कल्पनात्मक शक्ति जो आती है वो आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये इंग्लिश में है क्वेश्चन। वन ऑफ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज दैट, अब देखिए हिंदी में क्वेश्चन हमारा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना क्या है? उन्होंने बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा है। ये तो बात बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जीन पियाजे ने और लेव वाइगोस्की ने, दोनों ने, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की दोनों ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चों को सक्रियकर्ता के रूप में देखा है। तो ये तो बात गलत हो गई। इन्होंने अधिगम में भाषा की बहुत महत्वपूर्णता भाषा की, देखिए इन्होंने भाषा की महत्ता नहीं बताई। देखिए दो मनोवैज्ञानिक बिल्कुल सेम कहीं ना कहीं बहुत मैच करते हैं, एक है जीन पियाजे और एक है दोस्तों लेव वाइगोस्की। इन्होंने विचार को बहुत महत्व दिया है, अपने जो सिद्धांत है इसमें विचार को, इन्होंने कहा विचार पहले आता है बाद में भाषा आती है, लेकिन वाइगोस्की ये कहते हैं कि पहले भाषा आती है
बाद में विचार आता है। लेकिन यहाँ देखिए क्या गया, इन्होंने अधिगम में भाषा की बहुत महत्ता नहीं, इन्होंने भाषा को महत्ता नहीं दी, इन्होंने विचार को महत्ता दी। तो ये बात तो गलत हो गई, पहला पॉइंट गलत, दूसरा गलत। तीसरा पॉइंट है उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। देखिए अब ये जो बात है इसको प्रस्तुत किया है लेव वाइगोस्की ने दोस्तों, लेव वाइगोस्की ने, ठीक है। तो अब बात ये है कि जब लेव वाइगोस्की ने इस बात को कहा है तो बिल्कुल इसलिए इनकी आलोचना की गई है कि इन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान नहीं रखा, यानी ये पॉइंट कहीं ना कहीं सही है। हम चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं, उन्होंने इनाम व सज़ा के प्रयोग को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी। देखिए ऐसी कोई बात नहीं, ये तो नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका सही जवाब है। उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। According to Jean Piaget, which of these factors does not play an important role in cognitive development? अब देखिए दोस्तों यहाँ जीन प्याजे से दो तीन क्वेश्चन लगातार पूछ लिए, कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं कि जीन प्याजे कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों इनकी थ्योरी और इनके सिद्धांत को आप ज़रूर पढ़ कर जाएँ, और मेरे हिसाब से अगर आप ये लगातार प्रैक्टिस सेट देख लेंगे, हमने इनमें आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझाते हुए पढ़ाया, तो अब अगर आप देख लेंगे तो आप यकीन मानिए कि 30 में से आप 26 या 27 मार्क्स तक तो बिल्कुल सही करके आएंगे। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, इसमें भी यही कहा गया, प्याजे के अनुसार इनमें से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। अब देखिए नहीं पूछा गया, तो गतिविधि, इन्होंने गतिविधि को बिल्कुल महत्व दिया कि बच्चे गतिविधि से सीखते हैं, तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है इस आंसर के लिए। अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन, बिल्कुल ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, एक्सप्लोरेशन पर भी बल दिया है। अब देखिए बात आती है भाषा, हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि दो जो वैज्ञानिक हैं मनोवैज्ञानिक, एक है लेव वाइगोस्की और हैं जीन प्याजे। तो देखिए जीन प्याजे ने दोस्तों विचार को बहुत महत्व दिया, इन्होंने कहा विचार पहले आती है बाद में भाषा, अभी हमने बताया आपको। और लेव वाइगोस्की ने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार आता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ बात करें तो लेव वाइगोस्की सीधे सीधे बात आती है कि उन्होंने भाषा को कम महत्व दिया, भाषा के उन्होंने कम महत्व दिया। और यहाँ पर क्या पूछा है कि महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, तो भाषा। जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, वो है भाषा। चौथा जैविक परिपक्वता, यानी कि बायोलॉजिकल मैचुरेशन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ भाषा को उन्होंने क्या महत्व दिया है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ये देख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि, अब देखिए दोस्तों हमारे ऑप्शन है, हमें जो पाँचवें चरण यानी कि 5वां जो चरण है वो बताना है। अब देखिए दोस्तों पहला है, किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं। अब देखिए दोस्तों ये तो चरण 1 है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं चरण 1 में कहा गया था जैसे को तैसा वाला था, आत्म केंद्रित निर्णय होता है इसमें, क्या जैसा ही आप करेंगे आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, जैसे को तैसा। तो ये तो चरण 1 हो गया, हमें 5वां चरण बताना है। नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए। अब देखिए दोस्तों अगर हम कुछ करते हैं तो हमें उसका कुछ लाभ मिलना चाहिए, यानी कि इसमें आप ये देखिए, ये भी दोस्तों ये जो है चरण ये आ जाएगा गुड बॉय गुड गर्ल, आप जैसा दिखाएंगे वैसा आपको मिलेगा। चरण 3 स्तर 2 में आपको मिलेगा ये। तीसरा देखिए ऑप्शन क्या है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना, उनका पालन करना आवश्यक है। अब देखिए हमने आपको बताया था दोस्तों, जो स्तर 2 है कोहलबर्ग का, स्तर 2 के चौथे चरण में उन्होंने बताया है कि बच्चा जो होता है वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के निश्चित नियम जो बनाए गए उनका पालन करता है, उसे लगता है कि जो नियम बनाए गए वही सही हैं। और हमें तो 5वां चरण पूछा है दोस्तों, तो 5वां चरण देखिए क्या होता है, जब बच्चा खुद के नियम बना लेता है, उसे लगता है, उसे समझ में आने लगता है कि ज़रूरी नहीं कि जो नियम बनाए गए वो सही हो, हमें अपने खुद के नियम बनाने चाहिए, बशर्ते वो कभी दूसरे को नुकसान ना पहुँचाएँ। तो हमारा एक ही ऑप्शन है, नैतिक निर्णय स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में दिए जाने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए बिल्कुल सरल क्वेश्चन था दोस्तों, अगर आपने कोहलबर्ग के 6 सिद्धांत या 6 चरण सही से पढ़े हैं, इनके 3 स्तर 6 चरण, तो आप बिल्कुल आसानी इसका जवाब दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। The idea that children should be guided and assisted in their learning as per the cultural context has been proposed by। अब देखिए दोस्तों
आ गया है, यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए। किसने प्रस्तावित किया था? जैसे ही आप अगर देखें सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार, तो सांस्कृतिक संदर्भ यानी कि इन्होंने ये थ्योरी किसने दी थी? कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की। तो वो दी है हमारे एक ही मनोवैज्ञानिक जो कि हैं लेव वाइगोस्की साहब। तो इनका ऑप्शन नंबर 4 हम बिल्कुल राइट करेंगे यहाँ पर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना। अब देखिए मॉडल जो शब्द दिया है अपने सिद्धांत में वो दिया है लेव वाइगोस्की साहब ने। तो लेव वाइगोस्की जी ने तो इन्होंने देखिए पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग, इसके बाद मॉडल, सांस्कृतिक सहयोग, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर इस तरह के शब्द आप देखें तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा लेव वाइगोस्की। जहाँ भी आप देखेंगे लेव वाइगोस्की इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब देखिए अनुकूलन इससे रिलेटेड नहीं है, विलंबित अनुसरण नहीं है, रटकर अनुसरण नहीं है, एक ही ऑप्शन है वो है पाड़ यानी कि दूसरे की सहायता करना। किसी भी अधिगम को सीखने में दूसरों की सहायता सपोर्ट कराता है। आपका पाड़ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। बिल्कुल पॉजिटिव बात है ये। शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र, बिल्कुल गलत है। पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है, बिल्कुल गलत है ये पॉइंट। सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं। देखिए आप ऑप्शन पढ़कर ही निगेटिव आपने अलग कर दिया और जो आंसर बचा वही आपका पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। डैश वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय, ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। अब देखिए तर्क, गणितीय बुद्धि, ये आप समझ रहे हैं क्वेश्चन पढ़कर ये किस तरह की बुद्धि है? संगीतमय बुद्धि, जो संगीत से रिलेटेड हो। क्योंकि यहाँ देखिए जैसे ही लय, स्वर, ताल आ जाएगा आप समझ जाइए कि बुद्धि कैसी है। हार्वर्ड गार्डनर ने जो 8 बुद्धियाँ बताई थी उनमें से एक है वह है संगीतमय बुद्धि। तो दोस्तों हम लोग कितनी बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं। एक तरह से ये भी बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर से एक बुद्धि का क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। तो इसे बिल्कुल आप 8 बुद्धि अच्छे तरह से पढ़ लें कि कौन सी बुद्धि किस काम में आती है। तो इसका सीधा से आंसर हम लगा सकते हैं कि शरीर गति संवेगात्मक बुद्धि हो। अंतर्व्यक्तित्व होगी नहीं, अंतर्व्यक्तित्व वो होती है जो दूसरों के विचार भाव को समझ ले। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही है वो है संगीत में बुद्धि, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की लैंग्वेज, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या है? अब देखिए भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है। देखिए ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। संज्ञानात्मक विकास देखिए एक जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की, देखिए दोनों ने ही संज्ञानात्मक विकास पर ही अपनी सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास पर, संज्ञानात्मकता पर बहुत जोर डाला है। चाहे जीन पियाजे हो चाहे लेव वाइगोस्की, दोनों ने ही इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म माना है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा कोई भूमिका नहीं, तो बिल्कुल गलत हो गया। संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है, यस ये बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, देखिए नहीं। संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहती है, देखिए विकास के पीछे नहीं रहती, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। बिल्कुल ज़रूरी है कि आप मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें, बिल्कुल, जिससे कि ये जो जेंडर रूढ़िवादिता है इसे ख़त्म किया जा सके। ठीक है, आज के आधुनिक युग में जेंडर रूढ़िवादिता जो है वो अधिगम में तो बाधा बन ही रही है, साथ में जो मेंटेलिटी है लोगों की वो भी इससे डिस्ट्रैक्ट हो रही है। अब देखिए दोस्तों दूसरा इसका तर्क क्या है? मीडिया समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है, बिल्कुल। इसीलिए हम मीडिया के माध्यम से इस टॉपिक को बिल्कुल इसे हमें चैलेंज करना चाहिए। तो बिल्कुल जो कथन और तर्क दोनों सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं और ए आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14।
बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए जो निगेटिव पॉइंट है वो हमें टिक करना है। आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट है। आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों निगेटिव पॉइंट हो गया, हमें निगेटिव ही चाहिए था। चलिए आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए, बिल्कुल यस। मूल्यांकन तो बिल्कुल व्यापक होना चाहिए दोस्तों, विभिन्न साधनों का प्रयोग करके और विभिन्न आयामों का होना चाहिए। मूल्यांकन में सहकर्मी और स्वमूल्यांकन शामिल होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव बात है ये। एक ही हमारा निगेटिव बात है वो है आकलन में चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है। अब देखिए दोस्तों आकलन बिल्कुल, भैया बच्चे ने क्या सीखा ये आकलन हमें करना ज़रूरी है, तभी तो हम पता कर पाएंगे बच्चे कहाँ कमी है, कहाँ किस चीज़ पर सुधार करना है। तो देखिए अब कैसे जुड़ा है, आकलन और सीखने के बीच कोई संबंध नहीं है। देखिए आप खुद समझ सकते हैं कि कितना निगेटिव आंसर है, ये तो हो ही नहीं सकता। आकलन सीखने के अंत में होना चाहिए, ऐसा नहीं, हमें आकलन सीखने के अंत में नहीं बल्कि अपने अधिगम, बच्चे को अधिगम के दौरान करते रहना चाहिए, अधिगम के दौरान बिल्कुल जारी रखना चाहिए। अधिगम के दौरान, अंत में तो होना ही है, अधिगम के साथ साथ भी करना है, तो ये बात भी बिल्कुल निगेटिव है। आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, हाँ ये बात बिल्कुल पॉजिटिव, अभिन्न अंग है वो, हटकर नहीं है। सीखने को मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित किया जाना चाहिए। देखिए मूल्यांकन के आधार पर सीखने को निर्देशित नहीं किया जाना है, सिखाना तो हमें वैसे भी है, बच्चा चाहे गलती करे अथवा ना करे, जो हमें सिखाना है बच्चे को तो सिखाना ही है, तो ये तो बात निगेटिव है बिल्कुल। तो एक ही बात ये है कि आकलन सीखने का अभिन्न अंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विद्यालयों में समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन इन स्कूल शुड। अब समावेशी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए, बिल्कुल ये बात पॉजिटिव है कि हमें समावेश शिक्षा में जो ये भेदभाव, बहिष्कार गतिविधियाँ, इन सबको दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। समावेश शिक्षा को विशिष्ट अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों के समूह की पहचान करनी चाहिए और उनका वर्गीकरण करना चाहिए। देखिए ये बात बिल्कुल नेगेटिव दोस्तों, हमने बताया था आपको किसी भी क्षमता को आधार मानकर हमें बच्चों का वर्गीकरण नहीं करना है, तो ये नेगेटिव हो गया। डैश को केवल, अब देखिए केवल एक नेगेटिव पॉइंट है, उन्हीं बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए जो कि सामान्य नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए समावेश शिक्षा में सभी बच्चे बराबर होते हैं, तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल नेगेटिव है। डैश को यानी कि समावेशी शिक्षा में बच्चों की अकादमिक योग्यताओं के आधार पर उनका पृथकीकरण करना चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव। आप ऑप्शन पढ़कर ही आप अपना आंसर सही लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक क्रिएटिवली बाई। अब देखिए दोस्तों शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे कर सकते हैं, उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। उन्हें उत्तर रटने के लिए आप अपने ही हिसाब से लगा सकते हैं कि निगेटिव पॉइंट। प्रत्यय स्मरण पर, रटन विद्या पर हमें नहीं जोर देना है, बिल्कुल निगेटिव है ये। उन्हें किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित, अब किसी समस्या के एक पहलू पर नहीं, अगर किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे तो केवल एक पहलू पर ही ध्यान देंगे। देखिए जबकि रचनात्मक सोच जो होती है वो बहुत व्यापक होती है रचनात्मक सोच। तो यहाँ पर देखिए उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल निगेटिव है, बिल्कुल नहीं हो सकता हमारा आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। टू केटर टू डाइवर्सिटी इन अ क्लासरूम द टीचर शुड फोकस ऑन। अब देखिए कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए, यानी विविधता को अगर हमें पोषित करना है, विविधता को स्वीकार करना है तो क्या करना चाहिए। पृथक्करण नहीं, बिल्कुल पृथक्करण नहीं करना है। नामीकरण, देखिए नामीकरण नहीं करना है। नकारात्मक भेदभाव किसी के साथ नहीं करना है, तो बिल्कुल नेगेटिव है। समता, सबको समान देखिए, आप सबको एक्सेप्ट करिए, यही विविधता को पोषित करने का सबसे सही तरीका है, तो यही हमारा ऑप्शन राइट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, सॉरी 18 नहीं 19 की तरफ। इन अ डाइवर्स क्लास विद स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड अ टीचर शुड। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली विविधता की कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, सभी बच्चों को अपने अनुभवों को कक्षा में लाने के लिए हतोत्साहित, अब देखिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये बात गलत हो गई।
केवल प्रभावशाली, अब देखिए प्रभाव केवल आ गया है तो निगेटिव वर्ड है। प्रभावशाली समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तो निगेटिव है। केवल वंचित समूहों के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, केवल देखिए निगेटिव पॉइंट है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, तीनों ही आंसर गलत है। डैश अपने अनुभव, यानी चौथा अपने अनुभव साझा करना चाहिए और सभी बच्चों को अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, एक ही बात पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अब देखिए दोस्तों, अभिकथन जो है कहा गया है, गुणज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अगर किसी बच्चे को गणित में यानी गुणज वैकल्य यानी कि गणित मैथ में दिक्कत है तो उसे हस्तयुक्त कौशल मतलब हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध करना बहुत, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक। स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं, बिल्कुल बात सही है। जो स्वलीन होते हैं, ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं, वो बिल्कुल क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। लेकिन देखिए अब यहाँ स्वलीनता का गणित के बच्चों से कोई संबंध नहीं है, तो बात दोनों सही है लेकिन इसका कोई ये सही तर्क नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है, एक ही। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाई, अब देखिए समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है। देखिए निगेटिव पॉइंट पूछा है यहाँ पर, किसके द्वारा बाधित होती है, तो अनुरूपित सोच, एनालॉजिकल थिंकिंग, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, इससे बाधित तो नहीं हो सकती। ह्यूरिस्टिक्स यानी कि स्वानुभाविकता, ये भी देखिए बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। साधन लक्ष्य विश्लेषण, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, इससे कभी बाधित नहीं होगी। देखिए फंक्शनल फिटनेस यानी कि प्रकारात्मक स्थिरता, यस ये एक निगेटिव पॉइंट है, यही हमारे जो समस्या समाधान की प्रक्रिया इसमें बाधक बनेगी, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हों तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। आप दोस्तों वीडियो को देखने में इतने लीन हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं कि आप लाइक नहीं करते। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी सीटेट के आगामी एग्ज़ाम में उनको मदद मिले। और आपको कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर कमेंट करके दोस्तों बताएं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इंग्लिश वाले इंग्लिश लैंग्वेज वाले देख लें। चलिए बढ़ते हैं हिंदी की तरफ। जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करते हैं। देखिए बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, ये बिल्कुल सही बात कही कि जो टीचर ये समझते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है, उसका बहुत विस्तार और इतना है कि हम हर चीज़ को सुधार सकते हैं, ऐसे शिक्षक विद्यार्थियों के लिए प्रेरित करने का काम करते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है। इसका तर्क क्या दे रखा है, अब प्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है और बिल्कुल सही तर्क भी है कथन का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है कि आप जब पढ़ेंगे तो वो खुद ही समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल सही बात कही गई है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता। अब देखिए हम दोस्तों निगेटिव पॉइंट बताना है, जो निगेटिव है, अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बिल्कुल पॉजिटिव बात है, ये तो निगेटिव है ही नहीं। बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बिल्कुल कार्य कर कर ही तो सीखते हैं। शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करती हैं, बिल्कुल शामिल होनी चाहिए। प्रैक्टिकल वर्क बिल्कुल शामिल होने चाहिए ताकि बच्चा जो सीखे उसे देर तक याद रख सके। मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। अब देखिए ये बात बिल्कुल नेगेटिव, हम सभी जानते हैं कि जो मूल्यांकन है वो शिक्षण के दौरान तो करना ही चाहिए, साथ में अंत में भी करना चाहिए। तो ये केवल अंत अगर लिखा है तो ये बात बिल्कुल नेगेटिव। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि मैं नेगेटिव ही बताया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि विज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुपित करें जैसे उन्होंने उसे ग्रहित किया है। अब देखिए दोस्तों, ज्ञान को आपने जिस तरह से लिया है ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है कि ज्ञान को आपने ज्यों क्या त्यों लिया है,
मतलब एक तो रट्टाफिकेशन वाली बात हो गई कि जैसे आपने लिया है वो आप उसे ज्यों का त्यों ही बिल्कुल उसका प्रेजेंटेशन करें, तो ये बात बिल्कुल निगेटिव है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चे ने जिस पार्ट को जिस तरह से भी समझा, जब उसको बताए तो अपनी सोच भी, अपना भी एक्स्ट्रा उसमें जोड़ कर बताए, ना कि उसी तरह जैसा बताया गया वैसा ही बताए, तो ये बात बिल्कुल निगेटिव है। इसका तर्क यह है कि अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप में प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया। देखिए ये बिल्कुल निगेटिव है कि निष्क्रिय रूप में प्राप्त नहीं करना है उसको, उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया, तो ये बात भी निगेटिव, यानी कि दोनों ही बातें गलत हैं, ना ही ऐसा होना चाहिए और ना ही ऐसा। तो हमारा ऑप्शन एक ही है कि ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 है इसका कि ए और आर दोनों गलत। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। चारू studies only to get passing marks in all subjects and has no interest in any of subject C is। चारू किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं रखती है, वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे जो बच्चे होते हैं जो केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ते हैं, देखिए आंतरिक रूप से अप्रेरित नहीं होते। अगर कोई बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो वह सब्जेक्ट में अभिरुचि जरूर लेगा, तो यहाँ पर तो अभिरुचि ले नहीं रही, तो ये तो गलत हो गया। असफलता स्वीकार, अब देखिए असफलता स्वीकार अगर होती तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती नहीं, वो फेल हो जाने में पढ़ती ही ना, केवल परीक्षा देने जाती, तो यहाँ पर ये बात भी गलत है। महारत उन्मुखी विद्यार्थी, देखिए महारत उन्मुखी होती तो केवल उत्तीर्ण होने के नहीं बल्कि वो स्कोर करने के लिए वहाँ परीक्षा देती, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। असफलता परिहार विद्यार्थी, अब देखिए ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ना तो नहीं चाहते लेकिन ये फेल भी नहीं होना चाहते। ऐसे बच्चे जो पेपर आने के समय केवल पासिंग मार्क्स आने के लिए पढ़ लेते हैं तो उन्हें बोलते हैं असफलता परिहार विद्यार्थी, जो कि चारू यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए प्रभावी कार्यनीति नहीं है। अब देखिए नहीं जैसे आपको मिला आप तुरंत उस पर सर्कल बना लें, निगेटिव पॉइंट आपको देना है। तो देखिए जो निगेटिव पॉइंट है वो है अर्थहीन अनुवाचन, यस बिल्कुल निगेटिव है। और देख लेते हैं इससे भी कोई निगेटिव है क्या। अपने किसी साथी को समझाना, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव बात है, आप उसको समझाएंगे तो आप तो सीखेंगे, साथ में वो भी सीखेगा। स्वयं से प्रश्न करना बिल्कुल करना चाहिए, पॉजिटिव है, आपके अधिगम को बढ़ावा देगा। अवधारणा मानचित्र बनाना बिल्कुल पॉजिटिव बात है ये। एक ही नेगेटिव चीज़ है, वो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों कैसा वातावरण बनाना है हमें, सहयोगात्मक और सहकारात्मक, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है ये। प्रतिस्पर्धा, देखिए दोस्तों ये एक बिल्कुल निगेटिव पॉइंट हमारे सीटेट सीडीपी के लिए। वेधन व रटना, आप समझ सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है ये। भय और तनाव निगेटिव पॉइंट है, हमें जो पॉजिटिव वही आंसर देना। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कंटेम्प्रेरी पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन सच एज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर्पस दैट लर्निंग शुड बी। नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं। किस नीति को प्रस्तावित करती हैं। अब देखिए दोस्तों, पहला शिक्षक केंद्रित। देखिए कोई भी नीति, मतलब अब जो नीतियाँ आ रही हैं वो शिक्षक केंद्रित तो बिल्कुल नहीं। हमारे समय में जो नीतियाँ थी वो शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी, लेकिन अब जो नीतियाँ हैं वो शिक्षक केंद्रित नहीं बल्कि विद्यार्थी केंद्रित, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। अनुभवात्मक, यस हो सकता है। व्यवहारवादी, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, अब देखिए दोस्तों ये भी नहीं हो सकता, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं हो सकता। अब देखिए दोस्तों हमारे सामने 2 ऑप्शन हैं, एक अनुभवात्मक और व्यवहारवादी। अब देखिए दोस्तों व्यवहारवादी और अनुभवात्मक हम समझते हैं। देखिए जो नए एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों, अभी हमने पीछे भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहती है। व्यवहारवाद का समय अब चला गया है दोस्तों। अब जो जितनी भी नीतियाँ अब जो आगे बन रही हैं वो इस बात पर जोर देती हैं कि शिक्षक अपने अनुभव का साझा करे, शिक्षक अपने अनुभव का साझा करे, अपने अनुभव कि बच्चों को सिखाने के लिए अपने अनुभव, और साथ ही इसके साथ ही बच्चों के भी अनुभव को समझे, बच्चों का अनुभव जरूर ले। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बच्चों का पहले अनुभव कैसा था उसके आधार पर ही उसको आगे की चीज़ें बताई जाएं दोस्तों। तो यहाँ पर बच्चे का अनुभव और शिक्षक अपने अनुभव, दोनों का ही अनुभव बहुत आवश्यक है शिक्षण अधिगम के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से
अनुभवात्मक शिक्षण बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। What should be the sequence of introduction of new concept of two children? अब देखिए दोस्तों, बच्चों की नई अवधारणाओं के परिचय का विकास क्रम क्या होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ दिया है वैश्विक से स्थानीय। देखिए वैश्विक से स्थानीय, बल्कि स्थानिक से वैश्विक तो गलत बात हो गई, बिल्कुल नेगेटिव है। अमूर्त से ठोस, अब देखिए अमूर्त से मूर्त की ओर बच्चे को नहीं, बल्कि मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना है। मूर्त से अमूर्त की ओर, तो ये बिल्कुल सही जवाब होता। ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये ऑप्शन ए भी गलत, बी भी गलत। अनुप्रयोग से संप्रत्यय समझ, यस। अब देखिए पहले उसे अनुप्रयोग समझाइए, पहले उसे अनुप्रयोग दिखाइए और फिर उसके कंसेप्ट बताइए। ठीक है दोस्तों। अपरिचित से परिचित, अब देखिए ये भी, हाँ ये अपरिचित से परिचित नहीं, परिचित से परिचित अगर होता तो आप बिल्कुल सही हो जाता। तो परिचित से अपरिचित सही होगा, ना कि। तो एक ही ऑप्शन ठीक है कि आप उसे अनुप्रयोग पहले बताइए फिर उसे कंसेप्ट समझाइए। पहले आप उसके अनुप्रयोग बताइए फिर उसे काम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों अब समय है, जो हमने पिछली वीडियो में आपको होमवर्क दिया था उसका सही आंसर बताने का। दोस्तों ये हमारे होमवर्क का क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन था, छात्रों को अपनी सफलता और विफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उन्हें खुद पर रचनात्मक रूप से काम करने में मदद मिलती है। यस बिल्कुल, यदि वह किसी काम से फेलर को प्राप्त करते हैं तो उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, कहीं ना कहीं उनके ही किए गए कुछ काम या कुछ गलतियां जिम्मेदार हैं, तो जिनसे उन्हें अपने उन कामों को फिर से सही करने के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल पॉजिटिव है। और अगला जो पॉइंट है, सफलता और असफलता के आंतरिक गुण व्यक्तियों को कड़ी मेहनत करके अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पॉजिटिव है कि अपनी गलतियों से सीखना व्यक्ति को बहुत बेहतर बनाता है। तो दोनों ही पॉइंट सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की सही क्या करता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों आज ये वीडियो यहीं पर स्टॉप होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और आज का होमवर्क जो हमने दिया है आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।